स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस एसएसटी का पेपर कहां से आएगा, आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। एसएसटी का पूरा पेपर आपका यहीं से बनेगा। यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो क्लास 9th के तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। तो शुरू करते हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 9 सोशल साइंस का सिलेबस। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक का एक प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा बच्चों तुमसे। 30 अंक का प्रोजेक्ट और 70 अंकों की एक लिखित परीक्षा। अब सिलेबस क्या है, 100 नंबर का पेपर होता है पूरा सोशल साइंस का, जिसमें 30 प्रोजेक्ट के हैं और 70 नंबर का एक पेपर होगा। पेपर भी कैसा होगा, पेपर में 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न होते हैं। 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न होते हैं जो कि आपको OMR शीट पर करने होंगे। और ये प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प मिलेंगे और उसमें से एक सही होगा जो आपको सेलेक्ट करके OMR में गोला, काला या नीला करना होता है बॉल पॉइंट पेन से। और 50 नंबर के आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं जो कि आपको कॉपी पर लिखने होते हैं। तो आपका सिलेबस क्या है, 30% सिलेबस जो कट कर दिया गया था कोविड के दौरान, 1-2 साल तक जो 30% सिलेबस कट किया गया था वो फिर से सिलेबस जोड़ दिया है यूपी बोर्ड ने। तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन से इकाई होंगी। सबसे पहले भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1, इतिहास का जो पार्ट है, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल, ये भूगोल वाला सेक्शन है, ये भी 20 नंबर का। लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र, ये 15 नंबर की। और फिर होती है अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र, ये 15 नंबर की। तो टोटल 17 नंबर का आपका बनेगा बच्चों। और प्रोजेक्ट कार्य जो होगा ये 30 नंबर का होगा। तो टोटल 100 अंक का ये पूरा सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल 10th का जो पैटर्न है वही पैटर्न 9th में भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं जहां से तुम्हारा पेपर बनेगा। अगर इसको समझ लिया और इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, चाहे वार्षिक का हो चाहे अर्धवार्षिक का हो, कोई भी पेपर हो XYZ यहीं से बनने वाला है। क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद ही ये सिलेबस जारी किया है कि यहाँ से पेपर बनेगा, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 जो इतिहास का पार्ट है, इसमें खंड 1 है जो वो क्या है, घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई जाएगी आपको। फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का मतलब फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस में आंदोलन हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई, वो पढ़ाया जाएगा। अब इसमें ये टॉपिक रहेंगे, ये चारों टॉपिक आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी इकाई मिलेगी आपको, दूसरी इकाई में आपको पढ़ाया जाएगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रूसी क्रांति का मतलब है रूस की क्रांति। रूसी क्रांति का क्या मतलब है बच्चों, रूस की क्रांति। तो पहले फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति पढ़नी है, फिर रूसी क्रांति यानी रूस की क्रांति पढ़नी है। इसमें कुछ टॉपिक रहेंगे, जारवाद, राजत्व का संकट, ठीक है, 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलन। अब ये सारे टॉपिक जो यहाँ पर दिए हैं ये इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ये, और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत ये टॉपिक आपको मिलेंगे। इनको आप देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अपने टीचर से भी पूछेंगे हर चीज़ के बारे में। और इकाई 3 जो मिलेगी आपको इतिहास वाले सेक्शन में, वो नात्सीवाद और हिटलर का उदय। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिटलर जो कि जर्मनी का नेता था, उसका उदय कैसे हुआ ये आपको पढ़ाया जाएगा इकाई 3 में। और नात्सीवाद जो इसी की विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लीड करता था हिटलर नेता जो जर्मनी का था, उसके बारे में इकाई 3 में पढ़ना है बच्चों। सामाजिक लोकतंत्र का विकास होगा। इसमें टॉपिक एक, जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय का मूल कारण, यानी कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे और क्यों हुआ। नाजीवाद और नात्सीवाद एक ही बात है, नाजीवाद की विचारधारा और नाजीवाद के प्रभाव, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दूसरा देखो, खंड 2, यहाँ पर खंड 2 है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद,
ये 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। अब इसमें जीवों का उपार्जन यानी कि जीवन का उपार्जन कैसे किया जाए, जीवन की रोजी रोटी कैसे कमाई जाती है और जंगल के बीच का संबंध क्या है, और उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किए गए। और इसके बाद का जो टॉपिक है केस अध्ययन है, ठीक है, मुख्यतः 2 वन्य आंदोलनों में प्रमुख, भारत के बस्तर और दूसरा इंडोनेशिया का। इसके बाद आधुनिक विश्व में चरवाहे, कि आधुनिक विश्व में जो जानवरों को चराते हैं उनकी स्थिति क्या है, ये इकाई 5 में पढ़ाया जाएगा। आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसमें पशुचारण यानी कि पशुओं को चराना जीवन के निर्वाह के रूप में देखा जाएगा, ये पढ़ना है। इसके बाद पशुचारण की विभिन्न स्वरूप, अलग अलग तरह से कैसे पशु चराए जाते हैं, और औपनिवेशिक शासन में आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन कैसा था, ये पढ़ाया जाएगा। फिर केस स्टडी यहाँ पर दी है कि मुख्यतः 2 चरवाहा समूह, एक अफ्रीका और दूसरा भारत का, ये बताया जाएगा। इसके बाद मानचित्र का कार्य आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 5 अंक का होगा, 5 नंबर का। और इसमें क्या क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, इसमें फ्रांस के रूपरेखीय मानचित्र चिन्ह द्वारा पहचानने और उनके नाम लिखने, बोर्डोक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सेल्स जैसी जगहों को आपको मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर पहचानना होगा। और उसके बाद यूरोप में समाजवाद और जो रूस की क्रांति है, इसमें भी आपको मानचित्रकार देखने को मिलेगा। विश्व का रूपरेखीय मानचित्र चिन्हित और पहचानने, नामांकित यानी कि चिन्ह द्वारा पहचानने और नामांकित करने को कहा जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश, केंद्रीय शक्तियां और मित्र शक्तियां कौन सी थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से प्रमुख देश थे। इसके बाद देखो केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब मानचित्र में आपको अंडरलाइन या शो करना बताया जाएगा, आपके टीचर आपको समझाएंगे। मित्र शक्तियां फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, पूरा डिटेल में सिलेबस समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। 10th में जाओगे तो कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छे से सब पहले से ही समझाओगा। इसी पैटर्न पर 10th का होता है, बस सिलेबस उसका अलग होगा। अब पार्ट 2 यहाँ पर देख रहे हो, पार्ट 2 भूगोल का स्टार्ट होता है। यहाँ पर भूगोल का जो पार्ट 2 है वहाँ पर देखो कि सबसे पहले भारत की स्थिति और आकृति पढ़ाई जाएगी, फिर भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, अपवाह क्या है। इकाई 2 में भारत की जलवायु, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे और कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जलवायु में ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा का वितरण, मानसून, एकता का परिचायक, वायुदाब कैसा है, पवन कैसा है, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मौसम क्यों बदलता है, यहाँ का कैसा मौसम है, इसका परिचय, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, वनस्पति के प्रकार और वन्य प्राणी। इसके बाद इकाई 3 में जनसंख्या कैसी है, इसका आकार कैसा है, वितरण कैसा है और जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी है। मानचित्रकार, इसको वही चैप्टर में आपको मानचित्रकार भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर भारत की प्राकृतिक विशेषताओं में पर्वत श्रेणियाँ, कराकोरम, शिवलिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, जांस्कर। इसके बाद पठार जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। तटीय मैदान जैसे कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल। बस इनको चिन्हित करना है, ये आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिन्हित करना है और उसका नाम लिखना होता है। इसके बाद अपवाह तंत्र में ये सारी चीज़ें आपको, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ और झीलें जैसे वुलर झील, पुलिकट, सांबर, चिल्का, वेम्बनाथ और कोल्लेरू। इसके बाद जलवायु वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें चिन्हित करनी है, जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिवांग की कैसी जलवायु है, वहाँ पर आपको चिन्ह और नाम लिखना होगा। इसके बाद जनसंख्या वाले चैप्टर में चिन्हित करना है कि सबसे बड़े और छोटे राज्य। और इसके बाद दृष्टि बाधित वाले छात्रों से केवल प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें मानचित्र कार्य नहीं करना है। फिर इसके बाद नागरिक शास्त्र देखो, जो कि 15 नंबर का आएगा। इसमें लोकतंत्र राजनीति पार्ट 1। इसमें सबसे पहले लोकतंत्र क्या है और क्यों है, यानी कि परिभाषा बताई जाएगी कि लोकतंत्र होता क्या है। डेमोक्रेसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है क्या, लोकतंत्र क्या होता है और क्यों होता है। इसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर इकाई 2 में चुनावी राजनीति कैसे हुई, चुनावी राजनीति। इसके बाद सांसद
कि कार्य प्रणाली कैसी होती है, संसद कैसे चलती है, लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे में इनका क्या संबंध है, ये कैसे संबंधित है, और फिर लोकतांत्रिक अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं। ये सारे मेन टॉपिक आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ने को मिलेंगे। 15 नंबर का ये इससे प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में क्लास 9th SST में। इसके बाद है अर्थशास्त्र। इसके बाद बच्चों है अर्थशास्त्र, जिससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें पालमपुर एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, उसकी कहानी आपको समझना है कि वहां पर कैसे जीवन चलता है, कैसे दुकानें खुलती हैं, कैसे वहां पर श्रम पूंजी और श्रम की अवधारणा है, इसको समझाया जाएगा। इसके बाद संसाधन के रूप में जनसंख्या की, संसाधन के रूप में जनसंख्या कैसे हो सकते हैं, ठीक है। मानव संसाधन के अनुपयोग के रूप में बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। सारे काम कौन कौन से करते हैं स्त्री पुरुष, ये सारी बातें, और जीविका कैसे चलाते हैं, ये आपको संसाधन वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी एक चुनौती है भारत के लिए, वो कैसे है वो आपको बताया जाएगा। गरीब कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, एक शहरी गरीब कौन है और गांव के गरीब कौन है। संकेतक पूर्ण निर्धनता क्या है कि पूरी तरह से गरीब कौन है, अल्प गरीब कौन है, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार क्या करती है, ये बताया जाएगा। और भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य पदार्थ उनको उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी रहती है सरकार की, उस पर क्या नियम है, क्या कानून है, ये इस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो चौथा चैप्टर है यहाँ पर किसका, अर्थशास्त्र का। इसमें खाद्यान्नों के स्रोत क्या है, देश में विविधता कैसी है, अकाल अलग अलग समय में कौन कौन से पड़ चुके हैं जब भुखमरी की कंडीशन हो गई थी और उसके कारण क्या थे, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, यह अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग पूरा डिटेल में दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य है वो प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि अगस्त में कराई जाएगी 10 नंबर में, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य या गतिविधि दिसंबर माह में 10 अंक के, और 4 टेस्ट होंगे आपके। पहला टेस्ट आपका मई में होगा जो कि MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न पर होगा, दूसरा होगा जुलाई में जो कि वर्णात्मक प्रश्नों पर होगा, तीसरी मासिक परीक्षा होगी नवंबर में जो कि बहुविकल्पी होगी, और चतुर्थ मासिक होगी दिसंबर में जो कि वर्णात्मक होगी। चारों मासिक में 10 नंबर का टोटल करके आपको दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट कोई एक आप बना सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपके टीचर भी प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करो, ये PDF मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ो और अपने पास रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आगे भी सिलेबस आपको मिलने वाला है 10th 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट्स के।